नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। दिल्ली में शराब घोटाले पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल है। कल सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सियासी गलियारों में इस पर दंगल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई नोटिस पर कहा है कि अगर वो भ्रष्ट हैं तो फिर देश का हर आम आदमी भ्रष्ट है। उन्हीं की पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने उनसे एक हाथ आगे बढ़कर बयान दिया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी को कंस और केजरीवाल को कृष्ण बताया है। राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल ही बीजेपी का वध करेंगे और इसी डर की वजह से केजरीवाल का राजनीतिक वध करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को पीएम मोदी के दोस्त के भ्रष्टाचार पर बोलने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले खुद भ्रष्टाचार पर घिरे हुए हैं। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा है। नीतीश कुमार और कांग्रेस दोनों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आवाज बुलंद की है। खास बात यह है कि सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता पर भी हुंकार भरी। कुल मिलाकर मामला पक्ष और विपक्ष के बीच में फंसा है और सवाल है कि निष्पक्ष कौन है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार 2024 चुनाव के लिए ईडी और सीबीआई वाले दांव चल रही है ताकि विपक्ष डर जाए, कमजोर पड़ जाए। सवाल यह भी है कि विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, इसलिए उन पर जानबूझकर भ्रष्टाचार के नाम पर जांच का जाल बिछाया जा रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए विपक्ष को एकता की याद आई है। ठोकेंगे इन सभी सवालों पर ताल, लेकिन सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज समय विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड, ड्रामा कार्ड और डाइवर्जन कार्ड खेलने का नहीं है, बल्कि जो बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में किया है उसका रिपोर्ट कार्ड देने की बारी है। मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? उनको भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है, मतलब क्या है? मोहब्बत है। तो भ्रष्टाचार से मोहब्बत है तो हम भी बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक बता ही रहे हैं, सबूत के साथ बता रहे हैं। क्यों नहीं अदानी पर जवाब देते? कभी आपने प्रधानमंत्री का मुंह खुलते हुए देखा है इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, अदानी जैसे मुद्दे पर? मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी। कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए।
इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जो कि सांसद रह चुके हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आम आदमी के प्रवक्ता संजीव झा हमारे साथ जुड़ेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं और डीके दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा इस वक्त जफर इस्लाम से है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी दल के नेता सीधा आरोप बीजेपी पर यह लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर सीबीआई और ईडी का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही है। इन आरोपों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये आरोप सच है? देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस पर ताल ठोक करके कौन जो है आया है सत्ता की गद्दियों में? केजरीवाल जी। आज वो खुद करप्शन में अगर दिख रहे हैं, अगर उन्होंने जो पॉलिसी बनाई और उसके बीच में पॉलिसी में जो अपना कमीशन रखा और हर तरह से पैसा बनाने का तरीका ढूंढा, उसमें आज उसकी पकड़ धकड़ हो रही है तो उनको दुख हो रहा है। कल तक ये कह रहे थे कि भाई हमसे जैसा कोई नेता नहीं है, इतना ईमानदार रहता, ईमानदारी की बार बार ताल ठोकते थे। और जब उनके ही कामों में निकाल दिया गया कि कहां कहां उन्होंने पैसा बनाने का तरीका ढूंढा है और सबके दस्तावेज है। आप देखिए, कोई ऐसे नहीं है कि सीबीआई किसी के घर पे पहुंच जाती। सीबीआई उसी के घर पे पहुंच सकती है जिसने गलत काम किया है और उसके पूरे एविडेंस सीबीआई के पास है या ईडी के पास है। जो भी एजेंसीज पहुंचती है, बिना, आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए, मान लीजिए कि बिना एविडेंस के कोई भी एजेंसी कहीं नहीं जाती है। जब भी जाती है उस एविडेंस के बेसिस पे जाती है जो उसके पास है और उस लीड्स के बेसिस पे जाती है। केजरीवाल आज डरे हुए हैं, उन्हें मालूम है हथकड़ी सामने दिख रही है। जैसे उनके दो बाकी जो बोल रहे थे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब चले गए, ऐसे नहीं गए। वो भी बहुत ताल ठोक रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं पकड़ सकता, बीजेपी नहीं पकड़। अरे भाई, बीजेपी नहीं पकड़ रही है आपको। आपके पास जो है कोर्ट का जो रास्ता है, अगर कोई गलत काम आपके साथ होगा तो कोर्ट का रास्ता है ना आपके पास। आप कोर्ट पे वहां पर जाके अपनी बातें रखिएगा। लेकिन हकीकत है, जो भी पार्टियां हैं, चाहे नीतीश कुमार जी उनके समर्थन में खड़े हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो, चाहे आरजेडी के मुखिया खड़े हो, जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, उनका चाल चरित्र आप जाके देख लीजिए। सब कहीं ना कहीं कोई बेल पे है, कोई किसी और केस में मुलविस है, किसी के बच्चे का काफी हड़प करके बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे केस है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के जो है बातें कर रहे हैं। हकीकत तो है कि आज चाहे वो कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में, उसका मुखिया कहीं ना कहीं और उसके लोग इन्वॉल्व है। केजरीवाल जी अपने आप को एक साफ सुथरा लोग कहते थे, साफ सुथरा कहते थे, लेकिन आज उनको विपक्ष भी यही कह रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस मुद्दे पर हम आगे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव झा, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल हमारा यही है कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस गया है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है? और कट्टर ईमानदार लोगों को आखिरकार डर किस बात का? पूछताछ होगी और साच को आज क्या? देखिए, आप इस पूरे केस में लगातार देखेंगे, और ना केवल इस केस में बल्कि जितने भी केसेस आम आदमी पार्टी के विधायक पे, आम आदमी पार्टी के मंत्री पे किए गए, वो देखेंगे या तो केसेस फर्जी साबित हुए या लगातार केवल जांच कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है। अब आबकारी नीति की बात करें तो मनीष जी के यहाँ पता नहीं पिछले 9 महीने से कितने छापे मेरे, सैकड़ों अधिकारी जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा है। 4 चार्जशीट सबमिट किया, मनीष जी का नाम आज तक नहीं है। तो अब ये समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे थे और भ्रष्टाचार से कोई प्रधानमंत्री जी को लेना देना भी नहीं है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के अपने गवर्नर भी कह रहे थे भ्रष्टाचार से लेना देना इनका नहीं है। ये कोशिश कर रहे थे किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचे, तो वो सीढ़ी था, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो सीढ़ी था पहुंचने का। क्यों सीढ़ी था? देखिए, लगातार सारा क्या नहीं कर लिया। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, सरकारें बनी, तब से लेकर आज तक पर हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश किया, एक एक करके फाइल जांचने की कोशिश किया, सारे तिक्रम कर ले कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सारे तिक्रम के बावजूद
हमारा ये बाल बांका नहीं कर पाए, तो अब ये रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, पार्टी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। देखिए संजीव आम जी, आदमी का मतलब है उम्मीद है जो मैं जवाब देता हूं, पर आगे होगा कि कोई कौन गिरफ्तार होगा, कौन बचेगा, लेकिन क्या पूछताछ से आपको आपत्ति है या नहीं? देखिए, पूछताछ अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार, अगर लगातार आप मनीष सिसोदिया जी को 9 महीने से जांच कर रहे हैं, लगातार आप 500 से ज्यादा जगहों पर आपने छापे मारे, एक अठन्नी आपको नहीं मिला, आज तक आप चार्जशीट मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं डाले, ये पूरा केस फर्जी है। मुझे इस केस से कोई लेना देना अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। तो मुझे ये लगता है, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है इनका, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कोई है, इससे मतलब भी नहीं है। लेकिन संजीव जी, इनको लगता है कि हमें या फिर जो और लोग आपके जेल में बंद हैं उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट में तो अगर सबूत नहीं होगा तो मामला टिकेगा ही नहीं। देखिए, आखिर वजह क्या कि जमानत नहीं मिल पा रही आपके नेताओं को? देखिए, जब यही तो इंटरेस्टिंग है, आज ईडी इतनी पावरफुल एजेंसी है, अब तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज पे है ना, ये सब लगेगा। अब जब ट्रायल होगा तब केस खत्म होगा, ट्रायल होने में लगेगा तो पहले से राजनीतिक लड़ाई कैसे हो जाएगी? संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। केसी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। केसी त्यागी जी, आपने सुना बीजेपी का पक्ष, आम आदमी पार्टी का पक्ष, लेकिन आज आपके नेता नीतीश कुमार ने कहा है कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप तो काफी अनुभवी हैं, कभी बीजेपी के साथ आपकी पार्टी रही है, कभी कांग्रेस के साथ रही है, आपने सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों देखा है। आप ही ईमानदारी से बताइए कि क्या इस वक्त सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? नहीं, पहले तो मैं अपने दोस्त जफर इस्लाम को थोड़ा तथ्यों से अवगत करा दूं कि मेरी पार्टी के नेता के खिलाफ, जिनका नाम नीतीश कुमार है, आज तक 48 वर्षों में ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना आपकी पार्टी ने की है, ना कांग्रेस पार्टी ने की है। तो आप जो सबके साथ इन्वॉल्व करते हो, एक तो भविष्य में ध्यान रखें कि किसी को आपकी बात अप्रिय भी लग सकती है। नीतीश कुमार पर एक बार मुकदमा दर्ज हुआ था, जब वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ये नारा लगा करके आपातकाल में जेल गए थे कि कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देखते कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तो हम तो एक तो जफर जी उस परंपरा से आए हैं, और हमारे नेता चरण सिंह रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे और नीतीश कुमार हैं। एक नए पैसे का, मैं राजनीति से अभी संन्यास लेता हूं, एक नए पैसे का। इसलिए जब आप अपना संबोधन करें तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें। आप 3 बार उंगली उठा चुके, मैं अपनी बात कह लूं पहले। आप सज्जन पुरुष हैं, आप ऐसा व्यवहार न करें जैसे आपके कई और भी मित्र करते हैं। दूसरा, जो 2024 का चुनाव करीब आएगा, अभी कुछ और लोगों पर भी ईडी सीबीआई डिस्प्रपोर्शनेट के मुकदमों लेकर के पूछताछ होगी। मुझको आपातकाल का याद आ रहा है, तब भी हम और इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण सभी एंटी नेशनल थे। हम सीआईए के एजेंट भी थे, जो उस समय के कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र नेता उस समय इल्जाम लगाया करते थे। तो मुझको 74-75 भी जफर भाई याद आ रहा है, जब आपके नेता भी राष्ट्रद्रोही थे, जब आपके नेता भी सीआईए के एजेंट थे, और हमारे भी ये इल्जाम तब भी लगे थे, क्योंकि 1975 का दौर था। और याद है 1977 में क्या हुआ था, देश की प्रधानमंत्री भी हार गई थी। इस देश की जनता के जुल्म और सितम झेलने की एक सीमा होती है। आप जिन नेता, आप जो है क्या, आपके यहाँ जो जेंटलमैन है कुछ, येदियुरप्पा जी हैं, उनको क्यों हटा दिया था आपने? वो तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। नारायण राणे एक हमारे साथ थे पार्लियामेंट में, किरीट सोमैया जी, उन्होंने इतने इल्जाम लगाए। नारायण राणे जी शायद आजकल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो बंगाल का फेमस कांड हुआ था, अधिकारी जी, दूसरे जेंटलमैन, इनके मुकदमों क्या हुआ? रेड्डी ब्रदर्स जो पूरी खान खा गए। जवाब देता हूं।
केसी त्यागी जी, आपके सवालों का जवाब मैं जफर इस्लाम से ले लेता हूं। जफर इस्लाम, विपक्ष लगातार आपके ऊपर यही आरोप लगाता है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि जो नेता विपक्ष से आपकी पार्टी में आता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। देखिए, पहले तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी मित्रता है हमारी केसी त्यागी साहब से, मैं उनकी बड़े रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, जब कोई एजेंसी ऐसे लोगों को बुलाती है जिसके खिलाफ बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं और उसके एविडेंस उनके पास है, ऐसे में कोई अपने आप को दावा करता है कि बहुत नेक, साफ और उसका जो दामन साफ है, फिर भी उसके साथ खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को शक शुबा हो ही जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज जिसके बारे में इतनी चीजें कही थी और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कर गए थे नीतीश कुमार जी, कि भाई जब उन्होंने तेजस्वी यादव जी का दामन छोड़ के इधर आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत करप्ट किया है, बहुत करप्शन किया और बहुत करप्ट लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं खड़ा रह सकता। आज सत्ता की भूख, सत्ता की लालच और खुद को जमीन में नहीं ठीक से मजबूत पाते हुए कमजोर दिख रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों का भी दामन थाम लिया जिनके बारे में मैं नहीं, खुद वो कहते थे कि ये लोग करप्शन में बिल्कुल हर तरह से लिपटे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो समय बदलते ही अपनी ताकत कम होते हुए करप्ट लोगों का दामन थापते हैं, उनके बारे में आपका क्या व्यू है केसी त्यागी साहब, बाद में आप बताइएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी को लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, जब आपने पूछा कुछ लोगों का नाम लिया आपने, तो मैं तो उनसे यही सवाल करता हूं, जब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में थे और आपको लगता था कि वो करप्ट हैं, आपको निकाल देना चाहिए, आपको उनका एक्शन लेना चाहिए था। आपके यहाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ आए और उस पर काम, हमने तो ये नहीं कहा कि एजेंसी किसी के खिलाफ काम नहीं कर सकती। मुकुल राय आए थे, मुकुल राय या बीजेपी में आए थे, मुकुल राय के साथ सीबीआई का काम चलता रहा, ऐसा तो नहीं वो बाद में फिर से भाग के चले गए। लेकिन किसी को एजेंसीज को ये नहीं कहा जाता कि इसके खिलाफ काम करो, इसके खिलाफ। वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कहीं पाती है कहीं नहीं पाती है। और बिल्कुल, देखिए जफर जी, आपने अपनी बात रखी। मैं आप कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं। चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ में है। चरण सिंह जी, अरविंद केजरीवाल से कल सीबीआई पूछताछ करेगी। खबर इस तरह की भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की है। क्या कांग्रेस नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है, और क्या अब कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिससे लगातार बी टीम कांग्रेस बताती रही है बीजेपी की, वो बदल रहा है धीरे धीरे? देखिए विशाल पांडे जी, आप आज भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। ये सारा शो जो है आपका देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर शायद आपने केंद्रित किया हुआ है। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अभी वॉशिंग मशीन की बात आदरणीय केसी त्यागी साहब ने की है। उस वॉशिंग मशीन के अंदर कमल डिटर्जेंट पाउडर होता है जिससे सभी के पाप धुल जाते हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट व्यक्ति गया उसके पाप धुल जाते हैं। यानी इस देश के अंदर अभी पाप धोने के दो ही रास्ते हैं, या तो गंगा में स्नान या फिर भारतीय जनता पार्टी में छलांग। इस तरह से हो गया। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं पर लगाए हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो कल सत्यपाल मलिक जी ने चार्ज लगाए हैं, जो उन्होंने खुलेआम कहा है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर देना चाहिए। फिर सत्यपाल मलिक जो इन्हीं के नेता और राज्यपाल रहे, एक नहीं 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने नाम लेकर के कहा जितेंद्र सिंह, उन्होंने नाम लेकर के कहा राम माधव, आरएसएस के आला नेता, नाम लेकर के उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। राम माधव जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 300 करोड़ की घूस मुझे देना चाहते थे, 300 करोड़ की घूस देकर के पता नहीं कितने हजारों करोड़ का वो काम मुझसे कराना चाहते थे। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ये बात कही या बीजेपी के और आला नेता को बताया तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। जब जितेंद्र सिंह की बात वो प्रधानमंत्री से कहते हैं तब नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब वो ये कहते हैं कि गोवा का मुख्यमंत्री टैक्सी यूनियन के पैसे खा रहा है, यानी इतने घटिया स्तर की जो भ्रष्टाचार है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री कर रहा है, यह जब बीजेपी के आला नेताओं को पता चलता है
तो उसे दबा दिया जाता है। चरण जी, आपसे तो मेरा हम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड रहा वो बदल रहा है? आप उस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है गुजरात चुनाव में कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही थी। सवाल पर भी आऊंगा जी चरण जी, जल्दी, क्योंकि समय की कमी रहती है। जी, समय की कमी नहीं, आज भ्रष्टाचार पे बात करते तो समय दीजिए। तो जो हमारी देश की समय है आपके पास, आप समय लीजिए, आप बोलिए, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है मैं उसके जवाब की भी अपेक्षा आपसे जरूर करूंगा। जो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये जो देश की एजेंसियां, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये निष्पक्ष एजेंसियां, हमारा कोई दबाव नहीं है, ये कोई हमारे पिंजरे के तोते नहीं है, तो ये पिंजरे के तोते सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर, सत्यपाल मलिक की बातों पर ये सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी जी ने अगर एक ट्वीट किया था, एक लड़की की व्यथा उन्होंने पदयात्रा के समय चलते हुए जो बच्ची ने बताया था, अगर वो व्यथा उन्होंने बताई तो उसके ऊपर पुलिस के नोटिस चले गए, दिल्ली पुलिस के नोटिस। लेकिन यहां पर मुझे बताइए कि ये कब नोटिस जाएंगे गोवा के मुख्यमंत्री को, राम माधव को, जितेंद्र सिंह को, जिनका नाम लेकर के कहा है कि 300 करोड़ का घूस देना चाहते थे, पता नहीं कितने 10-20 हजार करोड़ का घपला होगा। चलिए चरण जी, इन आरोपों पर मैं बीजेपी से जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आप फिर भी मेरे सवाल को अभी फिलहाल टालते नजर आ रहे हैं, शायद आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी। कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एनसीपी की तरफ से भी यहां पर बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल से सीबीआई जो पूछताछ करने जा रही है यह नियम पूर्वक कार्रवाई है, या जैसे आरोप विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं कि राजनीतिक कार्रवाई है, बीजेपी के दबाव में कार्रवाई है, वो सही है? एनसीपी का स्टैंड क्या है? देखिए, इस मामले में हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि देश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको अपने ढंग से काम करना चाहिए। इस पर हम लोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे तो दो बहुत ही वरिष्ठ लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी, आदरणीय अनिल देशमुख जी पे और नवाब मलिक साहब पे। उसके बावजूद हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से अनिल देशमुख जी के लिए जो हाई कोर्ट मुंबई ने जो आदेश जारी किया, उनको जमानत देते समय उस पर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने उनके साथ जाति की थी, बगैर सबूत के भी उनको जेल में रखा था। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कि अगर आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये बात आ रही है तो निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि अगर उनकी कोई गलती है तो उसकी जांच करिए। जांच करने पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप पक्षपातपूर्ण तरीके से जब काम करते हो उस पर आपत्ति है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था हिंदुस्तान में कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को निकाला गया था, जिसमें से एक जो सबसे ईमानदार मंत्री थे गहलोत जी, उनको तो कर्नाटक का गवर्नर बना दिया। लेकिन जो बाकी के 11 मंत्री थे, आज तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पा रहे देश को कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया था। हमारा कहना यह है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन ये भ्रष्ट लोगों के सामने दीवार बन के जब खड़े हो जाते हैं, इससे शक पैदा होता है। और हम लोग लगातार इस बात को ले लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, एनसीपी भी सवाल उठा रही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव में नहीं। क्या बीजेपी का कोई दबाव है जफर इस्लाम, सीबीआई इस बात पे जवाब चाहिए जफर इस्लाम साहब से कि उन लोगों को जो निकाला था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 जवाब लेता हूं, मैं जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं, बृजमोहन जी, जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं। लोगों के लिए उनका क्या कहना है? जफर जी क्या कहेंगे? सीबीआई और ईडी छापा क्यों नहीं डालती? ये हमारा प्रश्न है। देखिए हमारा बिल्कुल मत साफ और क्लियर है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुनाया था देश की जनता को कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। 0 मीन्स 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। लेकिन करप्शन को आप जब अपने पार्टी में कोई रहता है तो उसको आप कहते हैं एकदम पाक साफ है, लेकिन अगर वो मेरे पार्टी में आ जाता है तो करप्ट हो जाता है। ये नहीं चलेगा। हर के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। एजेंसीज अपना काम करते रही। केश पैरेट उनके समय में आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हमारे समय में कोई नहीं। हम बार बार ताल ठोक के कहते हैं कि भाई एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानून की नजर में सब बराबर है। एजेंसीज को जिसके पास मिलता है एविडेंस वो करता है। भाई आप करप्शन करेंगे तो आप बच जाएंगे, करप्शन करेंगे तो पकड़ाएंगे ही। तो एजेंसीज को क्यों दोष दे रहे हैं? एजेंसीज तो वही काम कर रही है जो उसका काम के लिए रखा गया है, बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा। हमने तो बनाया नहीं, पहले से एजेंसीज हैं। ये सिर्फ अपना काम कर रही हैं।
मंत्रालय में इंडिपेंडेंट, उसमें मंत्रालय की इसमें जो भी फाइलें सार्वजनिक करवा दीजिए जफर भाई, फिर हम बताते कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। किसी एक विभाग की फाइलें दिखवा दीजिए, किसी एक फाइल किसी एक विभाग की 11 में से 11 विभाग के मंत्रियों को हटाया गया था, किसी एक मंत्रिमंडल किसी एक मंत्री की फाइल दिखवा दीजिए, बताइए भ्रष्टाचार क्या हुआ है और कैसे हुआ है और कितना हुआ है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, चाहे जो भी करप्शन करेगा, पॉलिसी एक ही है, 0 टॉलरेंस। आप भी पकड़े जाएंगे और हमारे पार्टी के लोग भी पकड़े जाएंगे। आप डरते क्यों हैं? फाइलों तक पहुंचने दीजिए हमको। करप्शन कोई करता ही नहीं हमारी पार्टी के बारे में। आप जिस पार्टी के साथ आप थे, जिस पार्टी के साथ थे आप पहले सरकार में, यूपीए सरकार में, आप उस वक्त की सरकार के बारे में क्या कहा जाता, भूल गए क्या? पूरी दुनिया कहती थी जो है गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैम्स की बात कर रहा हूं, जिसकी ईमानदारी की आप दावा करते हैं। नहीं, किसी एक मंत्रालय की फाइलें गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैम्स, तो आप स्कैम्स वाली सरकार में रहे हुए और आज हमको आप सवाल कटघरे पे कर रहे हैं, जबकि मैं स्वीकार करिए। नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं कि चलिए देखिए, यहाँ पर बीजेपी जफर इस्लाम का कहना है कि 0 टॉलरेंस है करप्शन पर। मैं संजीव झा, आम आदमी पार्टी, आपसे सवाल है कि बीजेपी तो कह रही है उनके यहाँ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। क्या संजीव झा, एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं उनके सामने तो कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला हुआ है, तो क्या कोर्ट पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को या नहीं? अगर सीबीआई ईडी मान लीजिए कोई राजनीतिक दबाव में काम करे, लेकिन कोर्ट तो स्वतंत्र है। संजीव झा, बिल्कुल पांडे जी, एक बात समझिए, एक बात समझिए कि जफर भाई अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है। पहले मौका मिलते ही उन्होंने करप्शन किया। पहले हमें ऐसे डिबेट नहीं करते। जफर जी, एक बार हम पहले संजीव झा का जवाब ले लेते हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। उन्हीं से कर रहा हूँ जी, चलिए आप एक सवाल जल्दी से करिए। पहले को चुप कराइए। संजीव जी, एक सवाल ले लीजिए आप जफर इस्लाम का, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जवाब दे दीजिएगा जी, पूछिए। केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बेसिस पे सत्ता में आए थे। मैं यहाँ पर बैठे हुए पैनल में सभी से पूछ रहा हूँ कि जब इन्होंने सत्ता में आते मलाई खाना शुरू किया, ऐसे में जब करप्शन किया है तो आप इनके साथ खड़े हैं कि आप इनके अगेंस्ट खड़े रहना चाहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब सभी से लूंगा। संजीव झा, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या कोर्ट पर आम आदमी पार्टी को भरोसा है या नहीं? अभी जिस तरह की बात जफर इस्लाम जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, तो ऐसा लगता है कोई नटवर लाल का गैंग ईमानदारी की बात कर रहा है। एक बात बताइए आप, कर्नाटक में इनकी सरकार है, कर्नाटक में वहां के ठेकेदारों ने लिखा था कि 40% कमीशन मांग रहे हैं, 40% कमीशन की सरकार। एकनाथ शिंदे किस तरह से खरीद करके वहां पे सरकार बनाई गई और किस तरह की लूट है सबके सामने। बगल में हरियाणा है, आप किसी से पूछ लीजिए, बिना पैसे ले दिए काम नहीं होता। आसाम जाइए, जहां जहां इनकी सरकार है, आप कैमरा लेकर जाइए, आम लोगों से पूछिए क्या भ्रष्टाचार का आलम। ये कहते हैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। इन्हीं के गवर्नर थे ना, अभी क्या क्या कहा है, क्या क्या सनसनीखेज खुलासे किए, क्यों नहीं रोंगटे करे होते हैं। सर्टिफिकेट अपने आप ये दे देते। एक बात जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचार करना होता तो वो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, सर कर लिया होता, उसको राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए उसने इतने सारे त्याग किए। और अभी माननीय केसी त्यागी जी ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी का दौर भी देखा और उन्होंने वो तमाम सरकारें देखे हैं जब भ्रष्ट होती है, चुनौती देते हैं तो किस तरह का एट्रोसिटी करते हैं। देखिए, हम किसी जांच से नहीं घबराते, लेकिन एक बात आप समझिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे 2 मंत्री के यहां इतने छापे पड़े, एक अटर्नी नहीं मिला। पहला केसी विकास पांडे जी, आपने देखा होगा ना कि आज जिस मंत्री को आप जेल में बंद कर रखे हैं, चार्जशीट में नाम नहीं है। कोई एक चार्जशीट नहीं, 2 चार्जशीट नहीं, 3 चार्जशीट नहीं, आज से 4 दिन पहले जो चार्जशीट आया उसमें उनका नाम नहीं है। मजे की बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है, जो जांच है, वो झूठी जांच कर रहा है।
मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा कि 14 मोबाइल उन्होंने बदल लिए। चलिए संजीव जी, आज हमने छोटी कह रहा हूं कि आपको कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए और अपने नेताओं के लिए जमानत की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं डीके दुबे के पास जाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं काफी देर से। डीके दुबे जी, आपने तमाम लोगों के पक्ष को सुना, खासतौर पर ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है, पूछताछ के लिए जो नोटिस दिया गया है, ये ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई है, राजनीति से प्रेरित है? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है, ये लेजिस्लेटिव फील्ड के लोग हैं और लेजिस्लेशन ये जानते नहीं है, या मैं कहूं कि जो मैकेनिकल व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को इन्वेस्टिगेशन की नहीं जानते। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में केवल एक्यूज से पूछताछ नहीं करी जाती, उससे कनेक्टेड बहुत लोगों से पूछताछ की जाती है और इस बात के नोटिस दिए जाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है कि भाई हम आपसे कुछ 4 प्रश्न पूछना चाहते हैं, और वो इस आधार पर कि उनके पीए का बयान आ गया है, वैभव जो इनके पीए थे उसका बयान आ गया है वैभव का, कि उसने ये कहा कि साहब ये जो बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ सिटिंग हुई है, जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है पहले से, और वो यहां पर पॉलिसी बनी है, तो आप मुझे बताओ, ऐसा कोई भी प्रकरण अगर कोई पीए कह देता है कि हमारे यहां बार बार आए हैं, तो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, उस व्यक्ति से क्या मिले हैं, क्या कहा है, ये पूछना क्या किसी एजेंसी का अधिकार नहीं है? क्या नहीं पूछना चाहिए? अब एजेंसी अगर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कट्टर ईमानदार बनकर सामने आ जाते हैं। आप तो आजकल कंस और दुर्योधन बताने लगे हैं, पता नहीं कहां कहां घूमने लगे हैं। दूसरी बात बार बार जो आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि बैठे हैं भाई साहब, अभी वो नीतीश कुमार को तो कहीं नहीं फंसाया गया, किसी एजेंसी ने उनको अप्रोच नहीं किया। उड़ीसा में तो किसी एजेंसी ने अप्रोच नहीं किया। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनको आज तक ईडी और सीबीआई गई नहीं। तो आग तो भैया धुआं वहीं होगा जहां आग होगी, और आग जहां होगी वहां अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते, पूछना चाहते, तो आप जवाब भी नहीं देना चाहते क्या? मतलब आप इतने एरोगेंट हो गए हैं कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछना चाहता है तो आप प्रश्न के जवाब ही नहीं देना चाहते, आप जाने ही नहीं चाहते। और साथ में बयान आपको याद है ना जो कहा था, दिल्ली के मालिक हम हैं, ठोक ठोक कर दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, ये सब बाकी मालिक कहां से आ गए? इसका मतलब तो बिल्कुल मोनार्की दिखाई दे रही है कि साहब अब हम बैठ गए हैं तो अब हमसे कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता। चलिए मैं कांग्रेस के चरण सिंह सापरा के पास जाता हूं। डीके दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। चरण सिंह सापरा जी, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि जब आपकी सरकार थी केंद्र में 2004 से लेकर 2014 तक, आपके समय में भी लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार जो थी वो विपक्षी दलों को टारगेट कर रही थी, उनके ऊपर मुकदमे कर रही थी, खासतौर पर मायावती, अखिलेश यादव ये आरोप आपके ऊपर आज भी लगाते हैं। तो आप किस मुंह से आज ये कह पा रहे हैं कि बीजेपी इनका दुरुपयोग कर रही है? दुरुपयोग के आरोप तो आपके ऊपर भी लगे हैं, भी लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने नेताओं पर भी कार्रवाई की थी। सुरेश कलमाड़ी आपको याद होगा, या फिर पवन बंसल जी पर तो खाली इल्जाम लगा था, कुछ साबित भी नहीं हुआ, तो उस पर भी कार्रवाई हुई थी। ऐसे अनेक सारी कार्रवाई हमने आदर्श के मामले में वगैरह हमने अपने नेताओं पर ही कार्रवाई की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि भ्रष्टाचार के चलते इस देश के अंदर अगर पुलवामा जैसा कांड हो जाता है, आज जो सत्यपाल मलिक जी ने सवाल पूछे हैं बहुत बड़े सवाल हैं, देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं कि इतना बड़ा कांड कैसे हुआ? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके अंदर क्या भ्रष्टाचार था? क्यों वहां पर पांच मात्र हेलीकॉप्टर चाहिए थे ना? मोदी सरकार ने वो 5 हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ के जवानों को क्यों नहीं दिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद में वो जो 8 लेन क्रॉस लेन करके गए हैं, सापरा जी, आप हमारे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा। मैं इस वक्त केसी त्यागी के पास चलता हूं। केसी त्यागी जी, बीजेपी लगातार यह बयान दे रही है, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब भ्रष्टाचार पर वार होता है तो विपक्षी दलों को एकता की याद आ जाती है। क्या यह माना जाए? क्योंकि नीतीश कुमार तो स्वच्छ राजनीति करते आए हैं, आरजेडी भी, उनके नेताओं के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये जो एकता हो रही है, एकता की बात की जा रही है 2024 के चुनाव से पहले, क्या ये चुनावी एजेंडा है ताकि विपक्ष एक हो? केसी त्यागी जी। विशाल जी, मेरे एक सवाल का जवाब मिल जाए जी तो हमारा सारा पैनल चुप हो जाएगा जी। सतपाल मलिक जी को मामूली आदमी नहीं है। जब गडकरी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सापरा जी आ रहे हैं आपके पास, फिर आ रहे हैं सापरा जी आपके पास आ रहे हैं। अभी केसी त्यागी जी का एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा आ रहे हैं। पूरी है
ये बताइए, जिस समय नरेंद्र मोदी की आदरणीय जरूरी है देश के बंद करो ना इनका हुई, ये कैसे सिद्ध होगा जब तक आप सापरा जी आप हट जाते हैं फिर विशाल। अब मैं आ रहा हूं केसी त्यागी जी, आपके पास आ रहा हूं। सापरा साहब आप स्काइप के द्वारा जुड़े हुए हैं, ऑडियो ओवरलैप होता है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। केसी त्यागी जी को बोलने का मौका दिया जाए। केसी त्यागी जी। सतपाल मलिक जी, अमित शाह जी के साथ भी, जो देश के इस समय नंबर 2 की पोजीशन में सर्वोच्च नेता हैं, उनके साथ भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे मित्र भी हैं, हमारे कॉमरेड साथी भी रहे हैं। लंबे समय हम लोगों ने साथ काम किया, वो बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। तो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जिन 3 लोगों पर इल्जाम लगाया इन फुल पब्लिक व्यू, क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, हाँ या ना? जफर इस्लाम जी। जफर जी जवाब दीजिए। देखिए, ये एजेंसीज अपना काम करती, मैंने बार बार कहा, उनके पास कोई एविडेंस है तो कोर्ट में चले जाए और जाके कोर्ट में अर्जी दे कि भाई ये एविडेंस मिला है और इसके बेसिस पे हम ऐसे बात करने से अच्छा है कोर्ट में चले जाए ना। वो इस तरह की बातें, जब पद पे बैठे रहते तो कुछ बोला नहीं, पद से निकाल दिया गया तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। और त्यागी साहब, आप तो बड़े समझदार आदमी हैं। नहीं, पद पे रहते हुए बोले, वो पद पे रहते आप हुए सत्ता में सत्ता जब गोवा के गवर्नर थे तब बोले। नहीं, सत्ता के ऊंचाई और चढ़ाई दोनों देखा है, गिरते हुए देखा है, चढ़ते हुए देखा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जो सवाल आप कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है और मान लिया कोई एजेंसी उनकी बात नहीं सुन रही है, सो वोटो उसका ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? है ना, उनको पूरा कोर्ट के दरवाजे तो खुले हुए हैं। चलिए देखिए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। संजीव झा जो सवाल जी, केसी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। केसी त्यागी जी। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि कोर्ट में भी जाएंगे, सारे काम होंगे। क्या पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उस समय के गवर्नर के द्वारा लगाए गए आरोप पर क्या किसी एजेंसी ने कभी इन तीनों लोगों से पूछताछ की है? चलिए संजीव झा, सालों में अगर नहीं की है तो केजरीवाल पर भी झूठा है इल्जाम है, मनीष सिसोदिया पर भी झूठा इल्जाम है, सत्येंद्र जैन पे भी झूठा इल्जाम है। चलिए देखिए संजीव झा जी, क्या 2024 के पहले विपक्षी एकता तैयार हो पाएगी? क्योंकि ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब लड़ाई लड़नी है तो विपक्ष के लोग एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस का व्यू देखें, अब तक ये रहा है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। क्या आपको लगता है कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उसे कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार होगा, या कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व स्वीकार होगा, या किसी और का? क्या आपको लगता है कि चुनाव के मुद्दे पर विपक्षी दल बिखर जाते हैं और इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं? संजीव झा। देखिए, जब सामान्य राजनीतिक परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो विकराल स्थिति है। देश एक आपातकाल से भी खराब स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि आपातकाल में तो राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी, अब तो आर्थिक नियंत्रण करने की भी कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए वो व्यक्ति कहता है जी हमें आसमान दो, तो प्रधानमंत्री आसमान दिलाने के लिए चल देते हैं। कहते हैं जी पाताल दिला दो, पाताल दिलाने के लिए कोशिश कर देते हैं। कहते हैं जी हमें एयरपोर्ट चाहिए, जी किसके पास है, उसके कंधे बंदूक रख देते हैं कि एयरपोर्ट बेचो, नहीं तो तुम पे ईडी का छापा पड़ जाएगा। और ईडी छापा पड़ता है, अगले दिन वो बेच दे, अगले दिन एयरपोर्ट बेच देता है, कोई सीपोर्ट बेच दे रहा है, कोई सीमेंट कंपनी है वो अब नहीं बेच सकता है, ईडी की रेड होती है, फिर उसके बाद वो सीमेंट कंपनी बेच देता है। तो आज इस देश को अब ये बचाने की मैं आपकी बात मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर वही है, क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों की कोई एकता हो पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार हो पाएगा या नहीं, या फिर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को स्वीकार कर पाएगी या नहीं? संजीव जी सीधा जवाब दीजिए। देखिए, ये 2024 के जब चुनाव नजदीक आएंगे ये सभी बातें उस समय तय की जाएगी, लेकिन अभी चुनाव की स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति है, जिस तरह से आज पूरा विपक्ष कह रहा है कि अदानी पे जेपीसी की जांच होनी चाहिए, कोर्ट जांच के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं। ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से अदानी ने प्राइस मैनिपुलेट किया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। तब तो मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार सबसे
बड़े भ्रष्ट आज तक के इतिहास के प्रधानमंत्री है ये। तो ऐसे में सभी विपक्ष को इकट्ठा होकर के और जब सवाल उठाते हैं तो ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं, और जो मान गया वो ठीक और नहीं मान गया उसको ये बीजेपी यही तो आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि जब भ्रष्टाचार पर वार होता है तो विपक्षी दल एक हो जाते हैं। केसी त्यागी जी, आपसे एक सवाल यहां पर इस वक्त जरूरी है क्योंकि जी संजीव जी बात पूरी करिए, मैं फिर केसी त्यागी जी के पास भ्रष्टाचार से अगर लेना देना होता तो अभी उदाहरण दिया ना, केसी त्यागी जी ने कहा ना, जो सतपाल मलिक जी ने कहा, कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं थे। अभी क्या कह रहे हैं, नहीं जब कोर्ट क्यों नहीं चले जाएंगे, यानी तुम्हारी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम जांच नहीं करोगे। एक बात बताइए, इनके जितने भी येदियुरप्पा जी पे था, ये शिवेंदु अधिकारी, ये नारायण राणे, सब भ्रष्टाचार के वॉश मशीन में धुल गए और सब ईमानदारों ने जफर इस्लाम जवाब दीजिए। आप केसी त्यागी भी आरोप लगा रहे हैं और संजीव झा भी। जफर इस्लाम, अरे भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बेसिस पे आप आए हैं सरकार में। आपने तो अपने आने वाले जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनको भी धोखा दे दिया, तो दिल्ली की जनता को धोखा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। जांच तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात कह रहा हूँ, एजेंसीज अपना काम करी, तो बीजेपी अभी आज जब तक आपने मुखौटा पहना था तब तक मुखौटा दिख नहीं रहा था। आज जब मुखौटा उठा दिया गया है और आपके करप्शन जो सामने आ रहे हैं, किए हुए करप्शन सामने आ रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आबकारी करप्शन एमसीडी में मुंह की खानी पड़ी आपको, दिल्ली की जनता तो आपको आगे आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि दिल्ली में आपको आगे आने वाले दिनों में दिख जाएगा। इसलिए कि आपने जिस तरह से जिस तरह से फेरबदल किया है, जिस तरह से कमीशन कमाने का, और इसके सारे दस्तावेज है, सारे रिकॉर्ड्स है, और सब रिकॉर्ड इनको ये पूछ लीजिए, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस किए हैं, उस सारे चेंजेस की कंसेंट एलजी ने दिया। एलजी ने कई सारे चेंजेस किया, क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपको भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी एलजी होता, क्योंकि एलजी ना केवल सारे फाइल पे को सैंक्शन किया, मैकेनिकली चेंजेस भी किए हैं। तो एलजी का ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं ना, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है इनका। ये तो एक सीढ़ी बना रहे थे किस तरह हम पहुंच जाए। लेकिन एक बता दूं, गीता में कहा गया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये पाप पहाड़ जैसा बन जाता है तो कोई व्यक्ति आता है और इस धरती की रक्षा करता है। आज आपने इतने गुणगान गाए हैं कि मैं करप्शन नहीं कर सकता, ईमानदारी का इतना जो ढकोसला आपने किया है, आज आपके बारे में जब पता चल गया लोगों को, तो जाके आप वहां पर ईमानदारी का, जहां पर आपके बारे में बात करनी है, सीबीआई ऑफिस में अपने ईमानदारी की दुहाई दीजिए ना। यहाँ पर जनता को बोलने से क्या फायदा है? चलिए, बिल्कुल सीबीआई ने बुलाया है, उसके पास डिटेल्स है, उसके पास दस्तावेज है, सबके लिए वहां बात रखिए ना, वहां पर बात रखिएगा तो पता चलेगा कि आप ईमानदार है कि नहीं। केसी त्यागी जी को बार बार आप घसीट रहे हैं। देखिए, केसी त्यागी जी सबसे अनुभवी व्यक्ति इस वक्त बैठे। मेरा एक सवाल केसी त्यागी जी आपसे ही है, आप घसीट के काम चला लीजिएगा, एक दूसरे का हाथ। चलिए, आप भी केसी त्यागी जी को याद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी केसी त्यागी जी को याद कर रहे हैं, तो एजेंसीज अपना काम कर रही है। करप्शन वहां पर खुल के आ रहा है, वहां पर आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर ढिढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई, ईडी, ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है जफर साहब। ये आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के टूल्स की तरह उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसीह था, उनको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। उसने जो पाप किए आज आप उसको परंपरा बना रहे हैं। ये सारे सीबीआई कभी आपके हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तीसरा आदमी होगा, ये देख लीजिएगा कि क्या आप सब लोग फिर सुकून से बाहर रह पाएंगे। परंपरा ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। चलिए, देश की जनता ने सत्ता दिया था, नहीं करेगा तो क्यों आदमी को डर लगता है? को खत्म करने के लिए नहीं दिया था। जो मान जाए बेचारी अपने पास ले आओ, और जो ना माने उसको जेल में बंद कर दो, उसको ईडी सीबीआई भेज दो। देश की जनता ने सत्ता इसलिए नहीं दिया था। चलिए, केसी त्यागी जी से मेरा सवाल है, केसी त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से इन मुद्दों पर जो सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो रही, विपक्षी एकता दिखाई दे रही है, क्या 24 के चुनाव से पहले कोई ग्रांड अलायंस बीजेपी के खिलाफ आप लोग तैयार कर पाएंगे? और इसका अगुवा कौन होगा? कुछ लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को आगे कर रही है। क्या आपको लगता है कि कोई सहमति बन पाएगी करप्शन के मुद्दे पर, कार्रवाई के मुद्दे पर? तो आपकी एकता ऑन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं।
विशाल जी, आपका जो सवाल है वो भ्रामक है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो छापे लग रहे हैं उसके रहते हुए क्या कोई विपक्ष की एकता हो पाएगी? ये भ्रामक सवाल है और निगेटिव सवाल है। नहीं, मेरा सवाल आप केसी त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह छापे की कार्रवाई हो रही है इस समय हमें आपकी एकता दिखाई पड़ रही है, आप इसके खिलाफ एक दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एकता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई में भी दिखाई पड़ेगी? मेरा सवाल ये है। इन छापों का विपक्षी एकता से कोई रिश्ता नहीं है जी। ये लोकतंत्र है, असहमति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। सॉरी, वी डिसएग्री विद द प्रेजेंट सिचुएशन इन द कंट्री। किसान के सवाल हैं, मजदूर के सवाल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, क्रोनिक कैपिटलिज्म है और जांच एजेंसियों का बेपनाह दुरुपयोग है और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप खराब हो रही है और ... इन सवालों को लेकर के लाइक माइंडेड फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं। मैं खड़गे जी के बयान का स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इन्हीं केजरीवाल जी ने, इसी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बीजेपी को हटाया था, तो ये बीजेपी के एजेंट नहीं हो सकते। आज की तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने ही पंजाब में बीजेपी का रास्ता बंद किया था। हाँ, इनको गुजरात में जाकर के कांग्रेस पार्टी को बेदखल नहीं करना चाहिए था। वहाँ कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और आने वाले समय में जो लीडरशिप का सवाल है वो 2272 जब हमारे पास आ जाएंगे हम तय कर लेंगे। विपक्ष को मजबूत करने में केजरीवाल केसी त्यागी जी, आप अभी भी अगुवा नहीं बता पा रहे हैं कि विपक्षी दलों में अगुवाई कौन करेगा, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या कोई ममता बनर्जी या कोई और? जफर इस्लाम से एक सवाल है, इस आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। जफर इस्लाम, क्या आपको लगता है कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं विपक्षी एकता को एक करने का, क्या वो सीबीआई, ईडी की कार्रवाई कर दे रही है? देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, एजेंसीज अपना काम करते रहेंगे, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर चोर मौसेरे भाई एक साथ आ रहे हैं तो यकीनन ये अपने पाप को छिपाने के लिए एक साथ एक दूसरे का दामन थाप रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये बहुत टेम्पोररी फिनोमेना है। से लड़ने के लिए चोर आ रहे हैं, ये बहुत टेम्पोररी रहेगा। ये त्यागी साहब को मालूम है कि इनके जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनको भी लालच है सत्ता की, वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। बगल में बैठे शरद पवार जी के भी चाहत है, इधर बैठे केजरीवाल जी भी उछल रहे हैं, सामने राहुल गांधी जी भी उछल रहे हैं, सापरा जी है नहीं, राहुल गांधी भी उछल रहे हैं। ऐसे में कौन किसकी टांग पकड़ के खींचता है, हमसे ज्यादा बेहतर त्यागी साहब बता सकते हैं। त्यागी साहब, इस पर एक जवाब दे दीजिए। ये सवाल जफर इस्लाम ने आपसे पूछा है, राहुल गांधी पूछिए उनसे। नहीं, सवाल ये पूछिए सवाल ये पूछ लीजिए। जफर इस्लाम आप सीधे पूछ लीजिए, केसी त्यागी जी आपको सुन रहे हैं, आपका जो सवाल है आप सीधे पूछिए। त्यागी साहब आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत पुराने हैं, बहुत समझदार आदमी भी है, लेकिन और मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, आपको अच्छे से जानकारी है। लेकिन एक बात सच तो बोल दीजिए आप कि क्या नीतीश कुमार जी को राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस है, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे? क्या केजरीवाल जी को राहुल गांधी जी एक्सेप्टेबल है? क्या नीतीश कुमार जी को केजरीवाल जी एक्सेप्टेबल है? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए। केसी त्यागी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं डीके दुबे और बृजमोहन श्रीवास्तव के पास जाता हूं। फिर जफर इस्लाम जी, इन सवालों को खड़ा करके आप हमारे बीच में संदेह पैदा करने का काम मत कीजिए। ना तो राहुल गांधी जी, ना नीतीश कुमार जी, ना केजरीवाल जी, और हम सबके बड़े हैं शरद पवार जी। हम में से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। जो देश के सामने वर्तमान प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका मुकाबला करने के लिए ईडी से नहीं डरते। आप भेज दो ना नीतीश कुमार के यहाँ ईडी, आप भेज दो ना वहाँ पे सीबीआई, आप भेज दो ना डिस्प्रोपोर्शनेट। आपको अपनी सरकारी खर्चे से नीतीश कुमार के घर राशि भिजवानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उन पे इतने पैसे नहीं है। लेकिन हम अपने मसले अपने आप तय कर लेंगे।
आप उसकी चिंता देखिए ना केसी त्यागी करें। जी, आपने नीतीश कुमार आप का जो नाम चुनाव लिया, होगा, उनको शायद इसीलिए डर नहीं होगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, इसीलिए उनको डर नहीं होगा। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव से सवाल पूछ लेता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, शरद पवार तो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उससे अलग दिखाई पड़ जाते हैं, खासतौर पर जो अडानी का मुद्दा हाल फिलहाल में विपक्षी दलों के द्वारा पार्लियामेंट में उठाया गया, सड़क पर उठाया गया, शरद पवार की राय बिल्कुल अलग थी। तो जिस तरह से केसी त्यागी कह रहे हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले जो दूसरे मुद्दे हैं उससे भी विपक्षी एकता कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रही है। शरद पवार अडानी के मुद्दे पर अलग राय रखते हुए दिखाई पड़े। बृजमोहन जी, देखिए कि जो विपक्षी एकता है वो इस मुद्दे को लेकर है कि जिस प्रकार से जब 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कहा कि हम भारत को कांग्रेस रहित कर देंगे। ये जो उनका रहित करने का, जो एलिमिनेट करने का जो सोच था, हम इस हिंसात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ है और इसके लिए, इसको लेकर देश के सारे राजनीतिक दल एक साथ है। क्योंकि आज देखिए ये जिस प्रकार से आप पार्टी के आदरणीय अरविंद केजरीवाल पे जो अटैक हुआ है, इस दल को नेतृत्व विहीन करने का तरीका है। जो छोटे छोटे दल हैं इनका वजूद खत्म करने का ये जो परंपरा, जो शुरुआत इन्होंने की है, इस प्रकार से कानूनी सहायता लेकर कानून की आड़ में, आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने तो बिहार में इसको स्पष्ट रूप से कहा था, हम नहीं चाहते कि देश में क्षेत्रीय दल पनपे। प्रश्न ये उठता है कि आप क्षेत्रीय दल को क्या इस प्रकार मारेंगे, क्या आप इस प्रकार उनको खत्म करेंगे? हम सारे राजनीतिक दल इस मामले में एक हैं और इस गठबंधन में आदरणीय शरद पवार जी निश्चित रूप से अपनी अहम भूमिका के साथ हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता। उनके बयान कई बार कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ा देता है, खासतौर पर अडानी जैसे मुद्दों पर। डीके दुबे, आपको क्या लगता है कि आप क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश की जा रही है? विशाल जी, बात तो सुन लीजिए पूरी। बृजमोहन जी, हमने आपको पूरा मौका दिया जी, उन्होंने अपनी राय बताई है। हाँ चलिए, उन्होंने अपनी राय रखी है। मैं डीके दुबे से इसी पे सवाल लेता हूं। डीके दुबे जी, क्या क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जैसा बृजमोहन श्रीवास्तव जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, और केसी त्यागी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री पद की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दल साथ आएंगे और अगर 272 का आंकड़ा पार करेंगे तो आगे देखेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी है, जिस तरह से जांचें चल रही हैं, उन सब के बीच में राजनीतिक दल, खासतौर पर जो विपक्षी दल हैं, वो एक हो रहे हैं? वजह यही है? देखिए, आदरणीय केसी त्यागी जी ने बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया है, चैलेंज कर दिया है कि भाई ईडी के पास अगर ताकत हो तो वो चली जाए बिहार। इसका मतलब ये हो गया कि ईडी जो उन लोगों के पीछे नहीं पड़ सकती है जो लोग साफ सुथरे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं और कह रहे हैं। हमारे कई एक कैटेगरिकल नेताओं को उन्होंने चर्चा की और बोले कि अगर कुछ हो तो हमारे घर चले जाइए और घर जाकर आपको उल्टा खर्चा और करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ होता है कि जिन लोगों को से ईडी पूछताछ कर रही है या कोई एजेंसी पूछताछ कर रही है, कुछ तो है ना, और कुछ है तो एक प्रोसीडिंग हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। वो प्रोसीडिंग ये है कि जेल में भेजने का काम पुलिस नहीं करती, पुलिस उठाती है या फिर ईडी उठाती है, सीबीआई उठाती है, ले जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाती है और कहती है साहब इनको हम ले आए हैं, आपको सौंप रहे हैं। मैजिस्ट्रेट से वो रिमांड मांगती है और कहती है कि हम इस पर और ज्यादा करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं तो वहीं पर छोड़ने का अधिकार भी है कोर्ट को, कि वहीं पर छोड़ देंगे, बेल ग्रांट कर देंगे और कहेंगे इनके खिलाफ आपके पास कुछ मिलता नहीं है इसलिए इनको छोड़ा जाता है, अदरवाइज उनकी रिमांड की जाती है। और डीके दुबे जी ने अपनी बात रखी। मैं अंतिम में अब एक सवाल संजीव झा से लेता हूं। संजीव झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है। संजीव झा जी, अगर शराब नीति सही थी, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था, तो शराब नीति को वापस क्यों लिया गया? और ऐसे तो अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप कई सारी नीतियां वापस ले लेंगे। अगर आप सही थे, सच थे, तो आपने इसे वापस क्यों लिया? देखिए, अभी बीजेपी के कोई प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि इस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फैलाना चला, तो उसको जवाब मैं बाद में दूंगा। जो पहली सवाल आपने पूछा, देखिए मुझे लगता है कि ये जो शराब नीति थी, इससे ट्रांसपेरेंट कोई दूसरी कोई पॉलिसी नहीं थी। इसी को हमने इंप्लीमेंट किया पंजाब में, 50% रेवेन्यू बढ़ गया। आप कह रहे हैं यहाँ वापस क्यों लिया? यहाँ वापस इसलिए लेना पड़ा कि अब जब नेक्स्ट एक्सटेंशन में इन्हें सभी अधिकारियों को धमकाया कि अगर इसको एक्सटेंशन दे दोगे जेल भेज देंगे, कई अधिकारी को जेल भेज दिया। जफर इस्लाम जी, आप जवाब दीजिए 30 सेकंड में, जल्दी से, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जो आरोप संजीव झा लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अरे इन्होंने पूरे गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जो है शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस देने का काम किया। इन्होंने
उन लोगों को जो भी पॉलिसी में था उसमें कमीशन बढ़ाने का काम किया ताकि माल जो है, मलाई जो है घर पे वापस आती रहे। इन्होंने हर वो करप्शन करने का तरीका ढूंढ लिया जो इसमें था, और इससे ये सारी और वो सब आ जाएगा भाई, संजीव झा जी, सब आ जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर इस्लाम जी आपका, डीके दुबे जी आपका, केसी त्यागी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे फिलहाल, उनको भी बहुत शुक्रिया। ब्रिजमोहन जी आपको भी शुक्रिया। जी न्यूज़।